Students, this is Nitin Jain, your economics teacher this time. So today we are just going to start our topic. This is called correlation. दो डबल, तो किन्हीं दो चीज़ों में आपस में कोई प्रकार का लिंक, आपस में कोई प्रकार का एसोसिएशन, कोई प्रकार का मेंटली एक जैसा सोच, तो कोई दो लोगों में आपस में कोई प्रकार का लिंक है या नहीं है, और अगर लिंक है तो कितना लिंक है, और अगर कोई चीज़ डिसएसोसिएटेड है, कितना लिंक नहीं है, तो क्या पोजीशन बन रही है, इस बात की जानकारी का काम कोरिलेशन। कोरिलेशन किन्हीं दो इंफॉर्मेशंस के अंदर में लिंक प्रोवाइड करता है कि कोई एक बात किसी दूसरी बात से जुड़ी है या नहीं जुड़ी है, अगर जुड़ी है तो कितनी जुड़ी है, अगर नहीं जुड़ी है तो कितनी नहीं जुड़ी है, और क्या प्रकार की पोजीशन यहाँ आ रही है। तो कोरिलेशन जब आप वर्किंग करते हैं तो आपको आ जाने वाला आंसर तीन प्रकार का आता है। तो नंबर 1 प्रकार का जो आंसर इसमें आता है ये होता है पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन का मीनिंग है कि कोई एक जानकारी किसी दूसरी जानकारी से जुड़ी है, पॉजिटिव जुड़ी है, संबंध है। दूसरा जो कोरिलेशन है ये है नेगेटिव कोरिलेशन। इसका मतलब ये है कि एक दूसरे से इन दोनों में कोरिलेशन तो अभी भी है, लेकिन वो कोरिलेशन नेगेटिव है, रिवर्स ट्रेंड में चल रहा है। और तीसरा और जो आखिरी केस बनता है इसका नाम है नो कोरिलेशन, यानी इन दो चीज़ों में आपस में कोई प्रकार का लिंक, कोई प्रकार का एसोसिएशन, कोई प्रकार की जानकारी नहीं है। तो टोटल 3 प्रकार से आंसर ड्रॉ होता है इन टर्म्स ऑफ कोरिलेशन। नंबर 1 कैटेगरी पॉजिटिव कोरिलेशन, नंबर 2 कैटेगरी नेगेटिव कोरिलेशन, और नंबर 3 कैटेगरी नो कोरिलेशन। जैसे मान लीजिए आपको इंफॉर्मेशन मिली है और यहां लिखा है सपोज टेम्परेचर, वातावरण में तापमान, टेम्परेचर। तो सपोज टेम्परेचर की जो जानकारी है उसमें डिटेल दे दी गई। यहां पर टेम्परेचर था 30 डिग्री, यहां टेम्परेचर हो गया 35 डिग्री, यहां टेम्परेचर रह गया 31 डिग्री, यहां टेम्परेचर रह गया 28 डिग्री, और यहां टेम्परेचर रह गया 25 डिग्री। तो टेम्परेचर धीरे धीरे करके कम होने की तरफ को जा रहा है। तो अभी हम बात कर रहे थे टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर की पोजीशन डे बाय डे रिड्यूस डाउन होने की स्थिति में आ रही है। अब यहाँ पर एक डेटा लिखा हुआ है सेल ऑफ एयर कंडीशनर एसी। कितना कितना मौसम ठंडा या गर्म हो रहा था और कितना कितना उस समय एसी की बिक्री हो रही थी। तो एक हमने मार्केट में सर्वे किया तो मालूम पड़ा कि आगरा शहर में जब टेम्परेचर 30 डिग्री था, 30 डिग्री, तो वो समय पर पूरे आगरा शहर के अंदर में उस पर्टिकुलर दिन आगरा शहर के अंदर में 30 डिग्री वाले टेम्परेचर के समय पर जो एसी एयर कंडीशनर पूरे आगरा भर में बिके, ये बिके 1800। 1800 पीस एसी बिक गया जिस दिन मार्केट में टेम्परेचर 30 डिग्री था पूरे आगरा शहर में। अब 35 डिग्री हो गया तो टेम्परेचर और गर्म हो गया, और गर्मी बढ़ गई। तो अब मालूम पड़ा कि आगरा शहर में आज के डेट में जो बिक्री हुई, ये बिक्री हो गई 2300 एसी सेट्स की। गर्मी तेज बढ़ गई। नंबर 3 बात जो है, इसमें टेम्परेचर थोड़ा सा कम हुआ, 35 डिग्री से 31 डिग्री रह गया। अब आगरा शहर में जो एसी बिके, ये बिके 1950, और उसके बाद क्या हुआ कि टेम्परेचर और थोड़ा कम हो गया 28 डिग्री, और टेम्परेचर कम हो जाने पर एसी की बिक्री रह गई 1500, और उसके बाद जैसे टेम्परेचर 25 डिग्री रह गया, थोड़ा सा ठंडा ठंडा सा मौसम हो गया, तो एसी की बिक्री यहाँ पहुँच गई 800। क्या हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर के घटने बढ़ने का असर, और ये वाली बात टेम्परेचर और एसी की बिक्री
आपस में दोनों बातें एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो क्या रिजल्ट निकल करके आ रहा है, बिक्री बढ़ जाती है, और जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो बिक्री कम हो जाती है। उसका मतलब ये वाली बात से ये वाली बात लिंक करती है। जब टेम्परेचर बढ़ा था तब एसी की बिक्री भी बढ़ गई, और जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता चला गया वैसे वैसे एसी की बिक्री भी कम होती चली गई। तो ये जो प्रकार का लिंक है, जानकारी है, ये दोनों चीज़ों को इंडिकेट करता है कि पहली बात दूसरी बात से जुड़ी है, और ये जो बात जुड़ी है इसका नाम है पॉजिटिव कोरिलेशन। सकारात्मक यानी पॉजिटिव, धनात्मक कोरिलेशन, दोनों चीज़ें आपस में पॉजिटिवली जुड़ी हैं, पॉजिटिवली एसोसिएटेड हैं। इसका नाम है पॉजिटिव कोरिलेशन। अब ये पॉजिटिव कोरिलेशन कैसे बना? तो पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब दो सेंस में चलता है। नंबर वन, अगर जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है, जैसे कि हमारे पास फर्स्ट इंफॉर्मेशन फिलहाल टेम्परेचर थी, और सेकंड वाली जो इंफॉर्मेशन है वो थी हमारे पास में, वो थी सेल ऑफ टेलीविज़न। तो एक इंफॉर्मेशन थी हमारे पास टेम्परेचर, एक इंफॉर्मेशन थी सेल ऑफ टेलीविज़न, तो सेल ऑफ एसी। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन में अगर सीरीज बढ़ रही थी और सेकंड सीरीज भी बढ़ रही थी, यानी पहली जानकारी बढ़ी तो दूसरी जानकारी भी बढ़ गई, या फिर पहली जानकारी कम हो गई और दूसरी जानकारी भी कम हो गई, तो ये प्रकार का अगर लिंक दो चीज़ों में बनता है तो ये दोनों ही कंडीशंस पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाएंगी। अक्सर कर स्टूडेंट इस मामले में गड़बड़ कर लेते हैं। स्टूडेंट से हम पूछते हैं, भाई पहली सीरीज बढ़ी दूसरी सीरीज भी बढ़ गई, कैसा कोरिलेशन? स्टूडेंट कहता है बढ़ रही है, पॉजिटिव कोरिलेशन। लेकिन अगर पहली सीरीज कम हो रही है और दूसरी सीरीज भी कम हो रही है, तो आप देखिए पहले टेम्परेचर 30 डिग्री था, फिर टेम्परेचर 35 डिग्री हो गया तो बढ़ गया, फिर टेम्परेचर कम हो गया और कम हो गया और कम हो गया। तो ये जो नंबर ट्रेंड्स हैं, ये ट्रेंड्स भी पॉजिटिव कोरिलेशन ही कहलाएंगे, क्योंकि दोनों सीरीज पर असर एक ही डायरेक्शन में। जब पहले वाली बढ़ी तो दूसरी वाली बढ़ गई, जब पहले वाली कम हुई तो दूसरी वाली भी कम हो गई। तो ये प्रकार का लिंक कैसी स्थिति को इंडिकेट कर रहा है? पॉजिटिव कोरिलेशन को इंडिकेट कर रहा है। तो फिलहाल हमने आज की क्लास में ये पढ़ने का टॉपिक है कोरिलेशन। कोरिलेशन को मतलब दो चीजों में आपस में लिंक, आपस में एसोसिएशन, आपस में रिलेशन। तो किन्हीं दो चीजों में आपस में कोई प्रकार का रिलेशन है या नहीं है, और है तो कैसा कोरिलेशन है? पॉजिटिव कोरिलेशन है, नेगेटिव कोरिलेशन है, या नो कोरिलेशन है? क्या प्रकार का लिंक डिजर्व करता है? तो इसमें हमने डिस्कस एग्जाम्पल के साथ किया कि पॉजिटिव कोरिलेशन कौन सी पोजीशन को बोलेंगे। तो पॉजिटिव कोरिलेशन था कि जैसे जैसे मार्केट में टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा था वैसे वैसे एसी की कम बढ़ रहा था, वैसे वैसे एसी की बिक्री पर भी असर पड़ रहा था। तो ध्यान रखने की बात यह कि पहली सीरीज बढ़ी और दूसरी सीरीज बढ़ गई, पहली सीरीज कम दूसरी सीरीज भी कम, तो ये प्रकार की पोजीशन पॉजिटिव कोरिलेशन। अब बात आती है नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब होता है कि पहली सीरीज बढ़ रही है लेकिन दूसरी सीरीज कम हो रही है, और इसका रिवर्स, पहली सीरीज कम हो रही है और दूसरी सीरीज बढ़ रही है। तो पहली सीरीज बढ़ी, पहली इंफॉर्मेशन बढ़ गई और दूसरी इंफॉर्मेशन, पहली इंफॉर्मेशन बढ़ गई और दूसरी इंफॉर्मेशन कम हो गई, और पहली इंफॉर्मेशन कम हो गई और दूसरी इंफॉर्मेशन बढ़ गई। तो ये प्रकार का जो लिंक होगा, ये प्रकार का जो रिलेशन होगा, ये कोरिलेशन नेगेटिव कोरिलेशन कहलाएगा। पॉजिटिव कोरिलेशन में और नेगेटिव कोरिलेशन में फर्क है। पॉजिटिव में दोनों के डायरेक्शन एक जैसे हैं, जबकि नेगेटिव में डायरेक्शन इनवर्स है। पहली सीरीज बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है, पहली कम हो रही है दूसरी वाली बढ़ रही है। ये प्रकार का रिलेशन कैसा रिलेशन हो गया? नेगेटिव कोरिलेशन। तो नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब है कि इन दोनों बातों का आपस में एक दूसरे से जो मामला है वो इनवर्स फॉर्मेट में, उल्टे फॉर्मेट में दोनों इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ अटैच है। अब ये कैसे बात चलेगी? तो हमने यहाँ पर में एक दूसरी चीज़ डिस्कस करी। मान लो कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन हमारे पास आई टेम्परेचर। टेम्परेचर की जानकारी हमको दी गई, सपोज जानकारी दी गई टेम्परेचर की 35 डिग्री, 28 डिग्री, 30 डिग्री, 23 डिग्री, 32 डिग्रीज। तो अलग अलग टेम्परेचर की पोजीशन हमसे कह दी गई। अब यहां पर आगे बता रहे हैं और उसमें बता रहे हैं सेल ऑफ ब्लोअर्स। ये ब्लोअर होता है गर्म हवा वाला पंखा, जो पर्सन को जाड़ों के मौसम में
अपने आप को या रूम को हीट करने के लिए ब्लोअर्स लगा लिए जाते हैं, तो ये वही वाला ब्लोअर है, इसका नाम है सेल ऑफ ब्लोअर। तो ब्लोअर की बिक्री पर क्या असर पड़ रहा है भाई? नेगेटिव कोरिलेशन। 35 डिग्री का टेम्परेचर था तो गर्मी तो पहले से ही तेज थी, तो 35 डिग्री का जब टेम्परेचर पड़ा तो गर्मी है, तेज गर्मी है, तो उस कंडीशन में ब्लोअर मार्केट में बिके 35, ऐसा मान लिया। अब टेम्परेचर हो गया कम और टेम्परेचर 35 डिग्री से कम होकर के 28 डिग्री हो गया, तो ठंड पड़ने लग गई। तो यहाँ टेम्परेचर कम हुआ, लेकिन गर्म हवा फेंकने वाले जो पंखे थे उनकी बिक्री बढ़ गई, ये पहुंच गई आपके पास में 70। जब टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा 30 डिग्री, तो यहाँ पर ये बिक्री रह गई 60। यहाँ पे टेम्परेचर 23 डिग्री, तो बहुत तेज ठंडी पड़ गई, तो यहाँ टेम्परेचर में ब्लोअर बिक गए 200, और यहाँ टेम्परेचर 32 डिग्री, और यहाँ पर जो सेल हुआ है सामान का, वो सामान का सेल यहाँ पर हुआ 50 का। तो यहाँ आप एक लिंक देख सकते हैं। यहाँ पहली इंफॉर्मेशन जो थी, फर्स्ट वाली जो जानकारी थी यहाँ पर, उसमें था कि बिक्री टेम्परेचर 35 डिग्री, तो उस समय पर सेल भी 35 डिग्री की बराबर की बात, ठीक है। यहाँ इंफॉर्मेशन कम हुई, लेकिन यहाँ तो बढ़ गई, और यहाँ इंफॉर्मेशन फिर से बढ़ी तो यहाँ कम हो गई, और फिर यहाँ इंफॉर्मेशन कम हो गई तो यहाँ फिर से बढ़ गई। तो इन दोनों में रिलेशन कैसा रिलेशन है? एक इंफॉर्मेशन बढ़ रही है, दूसरी कम हो रही है, एक इंफॉर्मेशन कम हो रही है, दूसरी बढ़ रही है, तो ये कैसा कोरिलेशन हुआ? नेगेटिव कोरिलेशन हुआ। दोनों बातें एक दूसरे से इनवर्सली अटैच हैं, लेकिन इनवर्सली अटैच हैं, दोनों बातें एक दूसरे से अपोजिट हैं। नंबर थर्ड बात है नो कोरिलेशन, यानी दोनों बातों में आपस में कोई प्रकार का लिंक, आपस में कोई प्रकार का एसोसिएशन, आपस में कोई प्रकार की जानकारी ना होना, दैट इज कॉल्ड नो कोरिलेशन। पहली सीरीज बढ़ रही है, फिर और बढ़ रही है, फिर और बढ़ रही है, फिर कम हो रही है, फिर कम हो रही है, फिर इक्वल है, ऐसा एक ट्रेंड चल रहा है। यहाँ इस बात में क्या असर निकल रहा है? तो सेकंड नंबर की जो बातचीत चली उसमें पहली सीरीज बढ़ी, दूसरी बढ़ गई, तीसरी भी बढ़ गई, इसमें कम हो गई, इक्वल रह गई। लेकिन यहाँ क्या हुआ? जब पहली सीरीज बढ़ी तो ये भी बढ़ गई, फिर दूसरी सीरीज बढ़ गई लेकिन ये कम हो गई, फिर जो दूसरी सीरीज और बढ़ गई, ये इक्वली बनी हुई है, ये सीरीज कम हो गई, ये फिर से बढ़ गई, ये सीरीज बढ़ रही है, ये फिर से इक्वल बनी है, ये वाली इक्वल बनी हुई है, ये फिर से बढ़ गई। यानी अब की बात इस वाली बात का इस वाली बात से कोई लिंक नहीं है, वो अलग ट्रेंड में चल रही है, वो अलग ट्रेंड में चल रही है, तो दोनों बातों का कोई लिंक नहीं है। क्लासरूम में टीचर का पढ़ाना और स्टूडेंट का अच्छे नंबर पा करके पास हो जाना, ये दोनों बातें आपस में कैसा कोरिलेशन रखती हैं? पॉजिटिव कोरिलेशन रखती हैं, क्योंकि दोनों इंफॉर्मेशन बढ़ रही है। क्लासरूम में टीचर के द्वारा पढ़ाए जाने के समय पर बच्चे का पूरा ध्यान खेलकूद के मैदान में होना, तो टीचर तो पढ़ा रहा है लेकिन बच्चे ध्यान नहीं दे रहे। एग्जाम में दोनों बातों के सेकंड वाली बात में, एग्जाम क्लासरूम में टीचर का बच्चे का पढ़ाना, लेकिन बच्चे का प्लेग्राउंड की तरफ ध्यान देना। क्लासरूम में पेपर के समय बच्चे की परफॉर्मेंस खराब हो जाना, बच्चे का रिजल्ट खराब हो जाना, ये दोनों बातों में कैसा कोरिलेशन है? ये भी पॉजिटिव कोरिलेशन है, क्योंकि एक चीज कम हुई दूसरी चीज भी कम हो गई, तो ये भी पॉजिटिव कोरिलेशन। आसमान से बारिश का होना, गाय का दूध देना, ये कोई कोरिलेशन नहीं है। गाय को तो टाइम टेबल से सुबह शाम दूध देना ही देना है, तो बारिश हो तो नहीं हो उसे दूध देना है, तो ये प्रकार का कोरिलेशन कोई लिंक नहीं करता। ये बारिश कितनी पड़ रही है, सर्दी पड़ रही, गर्मी पड़ रही है, वो अपनी अपने ट्रेंड में चल रहे हैं। तो यहाँ स्टूडेंट्स हमने यहाँ तक बात किया कि कोरिलेशन है क्या। तो कोरिलेशन का मतलब है किन्हीं दो इन्फॉर्मेशनों में आपस में लिंक, आपस में एसोसिएशन। कोरिलेशन दो प्रकार का है, एक है पॉजिटिव कोरिलेशन, तीन प्रकार का, एक है पॉजिटिव कोरिलेशन, एक है नेगेटिव कोरिलेशन, एक है नो कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब है कि जब एक सीरीज बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है, रॉन्ग। एक सीरीज बढ़ रही है दूसरी बढ़ रही है, एक सीरीज कम हो रही है दूसरी भी कम हो रही है, तो ये सीरीज दोनों डायरेक्शन एक ही चल रहे हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन। एक सीरीज बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है, एक कम हो रही है दूसरी बढ़ रही है, ये कैसा कोरिलेशन हुआ? नेगेटिव कोरिलेशन, इनवर्स रिलेशन। पहली सीरीज के घटने बढ़ने के क्रम का कोई असर
दूसरी सीरीज पर कैसा भी नहीं पड़ रहा, तो ये कैसी सीरीज हो गई, नो कोरिलेशन। तो 3 प्रकार के कोरिलेशन की बात अभी हमने 1 सेकंड पहले यहां पर पढ़ी। अब हमें आगे इसमें यह सीखना है कि जब कभी भी हम इसमें कोरिलेशन कैलकुलेट करेंगे तो कोरिलेशन मेजरमेंट, कोरिलेशन की नापतोल, कोरिलेशन के बारे में जानकारी होगी कैसे, और हम कौन से प्रकार का मेथड चलेंगे इसमें जिससे कि हम इसको मेजर कर पाएं। तो यहाँ पर बात चल रही है मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन। तो यहाँ इस समय बात चल रही है कि अगर हम लोग किन्हीं 2 चीज़ों को कोरिलेट करेंगे, अगर हम किन्हीं 2 चीज़ों में आपस में लिंक ढूंढेंगे तो वो लिंक को हम किस तरीके से ढूंढेंगे, और इस जानकारी का नाम हो जाएगा हमारे पास में कोरिलेशन की जानकारी करने का मेजरमेंट, नापतोल का तरीका। तो मेजरमेंट जब कोरिलेशन का होगा तो 3 मेथड्स के थ्रू होगा। नंबर 1 प्रकार का जो मेथड है, फर्स्ट वाला जो मेथड है कोरिलेट करने का चीज को, इस मेथड का नाम है हमारे पास स्कैटर डायग्राम। नंबर 1 प्रकार का मेथड स्कैटर डायग्राम। नंबर 2 प्रकार का जो मेथड है, पहला तो स्कैटर डायग्राम है, और 2 प्रकार का जो मेथड है कोरिलेशन की लिस्ट में, ये है हमारे पास कार्ल पियर्सन। और जो 3rd प्रकार का मेथड है यह है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। तो ये 3 मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोग कोरिलेशन की वैल्यू को एस्टिमेट करते हैं। तो कोरिलेशन को पता करने के टोटल 3 मेथड्स हैं। नंबर 1 है स्कैटर डायग्राम, नंबर 2 है कार्ल पियर्सन, नंबर 3 है रैंक स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। स्टूडेंट्स, नॉर्मल टर्म्स में और एंटायर वर्ल्ड में जहां भी कहीं कोरिलेशन की जरूरत पड़ती है तो कोरिलेशन को बताने का, लिखने का स्टैंडर्ड नोटेशन है आर। ध्यान रखने की बात है कि जो कोरिलेशन डिफाइन होता है वो इस वाले आर से कोरिलेशन को डिफाइन किया जाता है। जहां भी कहीं कोरिलेशन को मार्क करेंगे तो ये वाला आर इसका स्टैंडर्ड सिंपल है। अगर आप कहीं कोरिलेशन लिखने के लिए ये वाला आर यूज करते हैं तो ये गलत है। कोरिलेशन जो रिप्रेजेंट होगा वो ये वाले आर से रिप्रेजेंट होगा। सबसे पहली बात है कि यहाँ पर कोरिलेशन इसका मतलब है, सिंबल है आर। अगर स्कैटर डायग्राम की बात चलती है तो यहाँ पर आ जाता है आर, आर के साथ में ग्राफिकल मेथड ये बोल देते हैं। अगर कार्ल पियर्सन की बात चलती है तो ये यूज करते हैं आर के, ये ग्राफिकल मेथड की वैल्यू आती है। कार्ल पियर्सन मेथड होगा तो आर के कह देंगे, और अगर स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन होगा तो इसको बोलेंगे आर आर। ध्यान रखिएगा, आर बड़ा और एक आर छोटा। ये वाला जो आर है वो इंडिकेट कर रहा है कोरिलेशन को, और छोटा वाला आर जो नीचे लिखा है वो मेथड को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन के अंदर में आपसे ये कह दिया गया कि आप कोरिलेशन निकालिए और सिर्फ आर कह दिया, कैलकुलेट आर यानी कैलकुलेट कोरिलेशन, तो इसका मतलब ये है कि ये आपसे कार्ल पियर्सन मेथड को फॉलो करने की बात कह रहे हैं। अगर क्वेश्चन के अंदर में स्पेसिफाइड नहीं हुआ, क्या स्पेसिफाइड नहीं हुआ कि कोरिलेशन में कौन सा वाला मेथड फॉलो करने का है, तो हम अपने आप से अपनी तरफ से कौन सा मेथड मान लेंगे, कार्ल पियर्सन का मेथड मान लेंगे। और अगर वो कह देते हैं कैलकुलेट कार्ल पियर्सन कोरिलेशन तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर वो कह देते हैं आर के तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसका मतलब ही कार्ल पियर्सन से ही है। लेकिन अगर वो स्पेसिफिकली आपसे कहते हैं कि कैलकुलेट आर आर, तो इस आर आर का मतलब होगा कि वो कह रहे हैं आपसे कि आप स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन ड्रॉ करिए। तो अलग अलग मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप वर्किंग करते हैं, इसके थ्रू कैलकुलेशन की जाती है। तो फिलहाल हमने डिस्कस किया कि आपके सिलेबस के मुताबिक कोरिलेशन ड्रॉ करने के 3 मेथड्स हैं। नंबर 1 है स्कैटर डायग्राम, नंबर 2 है कार्ल पियर्सन, और नंबर 3 है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। अब ये तो हो गई कोरिलेशन की बात कि कोरिलेशन कैसे कैसे कैलकुलेट होता है। हम स्टूडेंट्स वर्किंग को अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक अटेम्प्ट करने के लिए, स्टूडेंट्स को बेहतर समझाने के लिए, हम लोग जो अपने क्वेश्चन को न्यूमेरिकली अभी ड्रॉ करने वाले हैं, इसमें हम लोग यूज करेंगे सबसे पहले नंबर पे स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। आसान तरीका है, जल्दी से समझ में आ रहा है, थोड़ी सी टेक्निकलिटीज है, अभी तुरंत होता है। तो अब जो हम सीखने वाले हैं इसका नाम है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। तो स्टूडेंट्स, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन के अंदर में दरअसल में 2 मेथड्स हैं। तो नंबर 1 जो मेथड है इसका नाम है व्हेन रैंक
नॉट रिपीटेड, और दूसरा मेथड है व्हेन रैंक रिपीटेड। तो यहां पर स्पीयरमैन का जो रैंक कोरिलेशन है इसको हम ड्रॉ करेंगे तो दो प्रकार से कर सकते हैं, एक है व्हेन रैंक नॉट रिपीटेड और दूसरा है व्हेन रैंक रिपीटेड। तो दो प्रकार से आप स्पीयरमैन के कोरिलेशन को ड्रॉ कर सकते हैं, एक एक करके बात करेंगे। तो नंबर 1 बात है व्हेन रैंक नॉट कोरिलेटेड नॉट रिपीटेड, तो उस केस में कोरिलेशन कैसे ड्रॉ होगा। तो ठीक है, जस्ट लेट स्टार्ट। स्टूडेंट्स मान लीजिए कि आपके पास जो दो इंफॉर्मेशन दी गई हैं वो इंफॉर्मेशन को मैं बोर्ड पे ड्रॉ कर रहा हूं। तो यहां पर एक इंफॉर्मेशन है, सपोज दिस इज मार्क्स इन अकाउंट्स। तो कोई एक स्टूडेंट है, उनके मार्क्स आए हैं अकाउंटेंसी में, तो स्टूडेंट के नंबर आए मार्क्स इन अकाउंट्स। सपोज मार्क्स इन अकाउंट्स आए हैं स्टूडेंट के 38। सेकंड नंबर पे स्टूडेंट के मार्क्स इन अकाउंट आए हैं 40। आगे जाकर के स्टूडेंट के मार्क्स इन अकाउंट आए हैं 45। आगे वाले में मार्क्स इन अकाउंट्स आए हैं 48। आगे आए हैं 57 और आगे एक और के नंबर आ गए हैं सपोज 32 और आगे नंबर आ गए हैं 44। अब अलग अलग स्टूडेंट्स हैं A B C D E, तो इन स्टूडेंट्स के कितने कितने नंबर आए मार्क्स इन अकाउंट्स में वो डिटेल दिया गया है। सेकंड इन्फॉर्मेशन हमारे पास एक और भी है और ये चल रहा है मार्क्स इन इकोनॉमिक्स। तो इन स्टूडेंट्स के जो इकोनॉमिक्स में नंबर आए हैं, तो जिस स्टूडेंट के नंबर ए के स्टूडेंट 38 आए थे नंबर अकाउंट्स में, इनके इकोनॉमिक्स में नंबर आए हैं 12। जो बी कैंडिडेट थे उनके नंबर 40 आए थे लेकिन इनके इकोनॉमिक्स में नंबर आए हैं 15। सी कैंडिडेट के नंबर 45 आए थे और इनके नंबर आए हैं 13। जिस नंबर के बच्चे के 48 नंबर आए थे इनके नंबर आए हैं 16। ई नाम के स्टूडेंट के नंबर 57 आए थे, इनके नंबर आए हैं 11। जिनके नंबर एफ के नंबर 32 आए थे इनके नंबर यहाँ पर आ गए हैं 14 और जिनके नंबर यहाँ पर जी कैंडिडेट के 44 आए थे इनके नंबर आए हैं 20। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दो स्टूडेंट्स का डिटेल दिया हुआ है, स्टूडेंट्स दो नहीं, दो से लेकर ज़्यादा स्टूडेंट का डिटेल है। हमें कोरिलेशन पता करना है कि क्या अकाउंट्स के नंबरों में और इकोनॉमिक्स के नंबरों में कोई कोरिलेशन है या दोनों नंबर बिल्कुल अलग अलग है, एक दूसरे से कोई लिंक नहीं रखते हैं। तो इसमें क्या प्रकार का लिंक है, क्या जानकारी, वो जानकारी करने वाले। तो सबसे पहले इसके अंदर पता करेंगे R1। R1 का मतलब है रैंक 1। अब ये रैंक 1 कैसे निकाला जाएगा, तो जब रैंक दिया जाएगा तो हमें उस समय फर्स्ट सीरीज में बात करनी है, अब हमें सेकंड सीरीज में कोई बात नहीं करनी है। तो जब रैंक देंगे तो फर्स्ट सीरीज यानी मार्क्स इन अकाउंट्स को ही कंसीडर करेंगे। अब हम सेकंड सीरीज इकोनॉमिक्स से कोई लिंक नहीं रखेंगे फॉर द पर्पज ऑफ R1 रैंक फर्स्ट सीरीज। तो फर्स्ट सीरीज में जो फर्स्ट रैंक मिलेगी वो फर्स्ट रैंक उसको मिलेगी जिसके सबसे ज्यादा नंबर आएंगे। तो इस वाले सीक्वेंस ऑर्डर में सबसे ज्यादा नंबर पाने वाला कौन है, ई सबसे ज्यादा नंबर पाने वाला है, तो ई को जो दे देंगे वो दे देंगे फर्स्ट रैंक। ई को फर्स्ट रैंक क्यों मिली, सबसे नंबर वो ज्यादा पा रहा है। अब सेकंड रैंक किसको मिलेगी, तो सेकंड रैंक मिल जाएगी अवेलेबल डिटेल के आधार पर 48 को, इसको मिल जाएगी सेकंड रैंक। थर्ड रैंक किसको मिल जाएगी, 45 को मिल जाएगी थर्ड रैंक, 44 को मिल जाएगी फोर्थ रैंक। अब कौन आने वाला है भाई, 40, इसको मिल जाएगी फिफ्थ रैंक। इसके बाद 38 है, इनको मिलेगी सिक्स्थ रैंक और इनको मिल जाएगी सेवेंथ रैंक। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 की रैंक असाइन हो गई फ्रॉम R1। सेम सीक्वेंस अब हम आगे फॉलो करेंगे, दैट इज R2। और जिस समय हम R2 की बात करेंगे उस समय हमें मार्क्स इन अकाउंट से कोई मतलब नहीं है, अब हमारा मतलब किससे चलने वाला है, इकोनॉमिक्स के मार्क्स से। तो इकोनॉमिक्स की डिटेल इस तरीके से सामने दी गई और इस लिस्ट में पहला हमारे पास ऑप्शन कौन सा वाला है, यह 20। तो 20 का मतलब है ये है फर्स्ट सीरीज 1, यानी हाईएस्ट स्कोर 20 है तो इसको 1 नंबर का रैंक मिल गया। अब सेकंड नंबर का रैंक किसको मिल जाएगा, 16 को, सेकंड नंबर का रैंक इनको मिल गया। थर्ड नंबर का रैंक किसको मिल जाएगा, अब की बार 15 को, और जो फोर्थ नंबर का रैंक मिलेगा वो मिलेगा 14 को, और इसके बाद फिफ्थ नंबर का रैंक, तो ये मिल जाएगा फिफ्थ नंबर का रैंक। फिफ्थ नंबर का रैंक किनको मिलेगा, इनको फिफ्थ नंबर, इनको मिल जाएगा सिक्स्थ नंबर का रैंक और इनको मिल जाएगा 7 नंबर का रैंक। ठीक है, तो ये रैंकिंग हो गई R1 R2। अब हम इसके अंदर नेक्स्ट ब्लॉक निकालेंगे D।
So this is called D. स्टूडेंट्स कुछ बुक्स में इस D को कैपिटल लेटर D लिखा गया है, but it's not very fair in my personal opinion, because D in economics is always considered, capital letter D is considered as deviation. At this time we are calculating the difference, so it should be D in a small letter, but it may be differ from teacher to teacher or books to books. So this is small letter D, and this time we should do R1 minus R2. R1 minus R2 कितना डिफरेंस है, कितना अंतर आ रहा है R1 और R2 में, तो बिल्कुल सिंपली देख सकते हैं 6 और 6 हैं, तो 6 में से 6 माइनस कर दीजिए, यहाँ बच जाएगा 0। 5 और 3 का गैप कर देंगे तो वैल्यू कितनी बन जाएगी 2। यहाँ पे 3 और 5 का डिफरेंस करेंगे तो माइनस का 2, यहाँ पर हो जाना है 0, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 6, यहाँ हो जाएगा प्लस का 3 या 3 और प्लस का 3 एक ही बात, और आगे है फर्दर प्लस में 3 ये वाली वैल्यू। तो ये हमारे पास लास्ट ब्लॉक बन गया, इसमें ब्लॉक बन गया D। लास्ट नंबर इसमें एक और बनेगा, दैट इज कॉल्ड D स्क्वायर। इट्स द आखिरी ब्लॉक D स्क्वायर। अब ये D स्क्वायर तो कैसे करेंगे भाई, यहाँ तो है 0, स्क्वायर करेंगे इस नंबर को तो 0 का स्क्वायर करने पर 0, 2 को स्क्वायर करेंगे इट शुड बी 4, माइनस के 2 को स्क्वायर करेंगे तो अगेन 4, यहाँ पर हो जाएगा 0, 6 को स्क्वायर करेंगे माइनस का है 36 आ जाएगा। भले ही से आप माइनस के नंबर को स्क्वायर करें, भले ही से आप प्लस के नंबर को स्क्वायर करें, स्क्वायर करने पर साइन हमेशा पॉजिटिव आता है। 36 आ गई, 3 को स्क्वायर कर लिया 9, और इस 3 को स्क्वायर करेंगे 9, लास्ट में आकर के इस सब कुछ का टोटल कर देंगे। टोटल देखिएगा कितना बन जाता है, तो यहाँ पर तो होगा 36 और प्लस 4 40, तो ये बनते हैं, और 18 ये बन गए, तो ये हो गए 40 प्लस 18 58, और 58 प्लस 4 62। तो ये सब कुछ का टोटल जो बनता है हमारे पास में वो बनता है समीशन D स्क्वायर। तो समीशन D स्क्वायर का टोटल बन गया 62। ये हमारी यहाँ तक की वर्किंग कैलकुलेशन है, और इतनी वर्किंग को हमने यहाँ तक अपडेट कर लिया। ये वर्किंग हमारी बनी समीशन D स्क्वायर 62। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक का वर्किंग में हमारा कैलकुलेशन वर्क पूरा हुआ, और अब हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हमारा आंसर इससे डेरिवेट हो जाएगा। तो क्या इस डिटेल को मैं यहाँ से इरेज कर दूँ? आप लोगों ने कॉपी कर लिया कंटेंट? कॉपी किया तो बढ़िया, कॉपी करके काम पूरा कीजिए, फिर आगे की बात और करते हैं। इसको मैं यहाँ से फिलहाल डिलीट कर रहा हूँ, कर दूँ? तो यहाँ से मैंने इस कंटेंट को हटा दिया क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए, और ये मैंने यहाँ से इरेज किया। तो स्टूडेंट्स हमारे पास में इस समय जो नंबर डिटेल है, इसमें ये नंबर मैंने खाली करके सिर्फ अपना वर्किंग लिखा रहने दिया। और आप यहाँ पर देखिएगा फॉर्मूला लगेगा R इक्वल्स, फॉर्मूला है कोरिलेशन के लिए यहाँ पर R इक्वल्स 1 माइनस 6 ब्रैकेट स्टार्ट समीशन D स्क्वायर अपॉन n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। स्टूडेंट ये 1 माइनस है, ये 1 ओवरऑल पूरे के पूरे फॉर्मूले से माइनस है। ये तो ऊपर का हेडिंग लिखा है, ये अलग है, इससे कोई मतलब नहीं। तो अब हमारे पास ये जो पूरा एक फॉर्मूला चल रहा है ये वाला, इसमें सब कुछ में से 1 बाहर माइनस है। यह 6 इंटू सिग्मा D स्क्वायर अपॉन n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। यहाँ स्टूडेंट एक छोटी सी बात बीच में और कह देनी है, कई सारी बुक्स में ऐसा लिखा गया है कि उन्होंने n इंटू n स्क्वायर माइनस 1 नहीं लिखा, बल्कि उन्होंने ऊपर का फॉर्मूला ऐसे ही लिखा, और नीचे में कुछ बुक्स ने राइटर्स ने लिखा है इस n को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, तो उन्होंने लिखा है n क्यूब माइनस n। तो अगर इस n को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो n क्यूब बन जाएगा, और इस n को फर्दर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो n आ जाएगा। तो बात तो वही रहने वाली है। हमारे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट बात यह है कि हम इसको इस फॉर्मेट में लिख लें तो काम जल्दी से आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पर बात बना n इंटू n स्क्वायर माइनस 1, फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर बात क्या बनेगी, ये बनेगा 1 माइनस 6 समीशन D स्क्वायर। कितना समीशन D स्क्वायर आया था हमारा था 62 समीशन D स्क्वायर आया था अपॉन n था नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो हमारे पास में हाईएस्ट रैंक कितनी गई थी 7 नंबर तक तो रैंक गई थी। हाईएस्ट रैंक तो फर्स्ट आई थी, लेकिन जो रैंक गई थी वो कहाँ तक गई थी 7 नंबर तक की रैंक गई थी। तो n थी उसमें 7, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 इंटू n स्क्वायर, तो 7 को स्क्वायर कर लेंगे और माइनस का आ जाएगा 1। सॉल्व करेंगे अब की बार इसको, तो कितना कैलकुलेशन बनता है ध्यान से देखेंगे कैलकुलेशन। 1 अभी सब कुछ बाहर ही चल रहा है, माइनस 6 इंटू 62, ये तो कैलकुलेशन का पार्ट इधर है, अपॉन में 7 को स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा 49, और 49 में से -1 कर लेंगे, तो 49 में से -1 करेंगे तो कितना बचेगा 48।
क्या ये 48 समझ में आते हैं? 7 स्क्वायर, 7 को स्क्वायर करोगे कितना बनेगा? 49, और 49 माइनस 1 48 नंबर यहाँ आ जाएगा। अब हमारे पास 1 तो ओवरऑल से बाहर ही चल रहा है, उसको बिल्कुल टच मत करो। तो 1 माइनस 6 इंटू 62 अपॉन 7 इंटू 72। अब देख लो कौन कौन से नंबर आपस में कट सकते हैं, जो कट सकते हैं उन्हें काट लो। तो यहाँ पर कट जाएगा 6 1 जा 6 और 6 8 जा 48। एक तो ये नंबर कट गया। अभी 2 से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 31। तो अल्टीमेटली आपके पास जो वैल्यू बची है 1 माइनस तो बाहर है ही एज इट इज, यहाँ बचता है 1 इंटू 31, तो ऊपर तो आता है 31, और डिनोमिनेटर में आएगा 7 इंटू 4, दिस इज 28। तो अभी आपके पास, मैंने यहाँ पे थोड़ा समझाने के लिए लाइन ड्रॉ कर दिया, स्पेस मिल जाए मेरे को। 1 माइनस 31 अपॉन 28, इसके नीचे मैं 1 मान सकता हूँ, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 28 आ जाएगा। तो 28 बन जाए 28, तो 28 माइनस 31, तो अल्टीमेट वैल्यू बची -3 अपॉन 28। -3 अपॉन 28 ओवरऑल समझ में आ रहा है? मन में से माइनस करने के बाद तो क्या वैल्यू बचेगी आपके पास में? सॉल्व कर लेंगे तो माइनस तो यहाँ पर आ जाएगा, 28 से जाएगा तो ये कितनी बार जाएगा? 0 डेसिमल लगाना पड़ेगा यहाँ पर, 0 पॉइंट। अब पॉइंट में कितना लगेगा? 1 टाइम, तो 32 बचता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 28 200 लग जाएगा, और फिर उसके बाद आगे इसमें डिवाइड कर लेंगे तो 1.0, 28 को 30 से डिवाइड कर लेंगे तो 1 तो वहाँ पर आ गया। अप्रॉक्सीमेट 7 8 के आसपास की वैल्यू यहाँ पर और आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर यहाँ फाइनली ड्रॉ हो जाएगा। तो इस समय पर हमारा जो आंसर आया है, ये आंसर माइनस में आया है। तो माइनस में आंसर आना इंडिकेट करता है कि इन दो बातों में नेगेटिव कोरिलेशन है। अगर ये कोरिलेशन पॉजिटिव आता, आंसर पॉजिटिव आता तो कैसा मानते? पॉजिटिव कोरिलेशन है। लेकिन यहाँ पर आंसर कैसा आ रहा है? नेगेटिव कोरिलेशन आ रहा है, यानी दो इन्फॉर्मेशनों में रिलेशन प्रॉपर नहीं है। एक चीज़ के बढ़ने का असर दूसरी चीज़ पर उल्टे तौर पर आ रहा है, नेगेटिव ट्रेंड में आ रहा है। तो स्टूडेंट, ये जो आपने अभी बात सीखी है, इस बात का मतलब है कि आपने सीखा है कोरिलेशन। कोरिलेशन के अंदर में आपने सीखा रैंक कोरिलेशन, इसको रैंक कोरिलेशन भी कह सकते हैं, इसको स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन भी कह सकते हैं। और रैंक कोरिलेशन के अंदर में आपने बात सीखा, अब वो था विदाउट रिपीटेशन, यानी कोई भी रैंक अब की बार रिपीट नहीं हुई है, एक रैंक पूरी सीरीज में एक ही बार आई है। तो मार्क्स इन हिंदी, मार्क्स इन इंग्लिश, ये सारी रैंक एक ही बार आ रही है। ये सीक्वेंस ऑर्डर को आपने अभी डिस्कस किया। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसका नेक्स्ट वाला पार्ट, आगे का पार्ट और सीखेंगे, और उसके अंदर कोरिलेशन होगा जिसमें रैंक रिपीट हो रही होगी, कोई एक नंबर एक से ज़्यादा बार आ रहा होगा। तो अगर कोई नंबर रिपीट होता है तो उस केस में कोरिलेशन कैसे निकाला जाएगा? फॉर्मूले में थोड़ा सा एक्सटेंशन होगा, और फॉर्मूले को लिखने का पैटर्न, अटेम्प्ट करने का तरीका थोड़ा सा बदल देगा। थैंक्स स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो so that other may be also be benefited. Thanks students. Yes students, in previous video we had learnt correlation, rank method, Spearman rank method और rank method एक ही बात, and then rank without repetition we had learned in previous lecture, and this time we are going to start our topic for today. This is rank repetition. तो अगर कोई एक इंफॉर्मेशन, कोई एक जानकारी अगर रिपीट होती है तो उसको हम कैसे करके हैंडल करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक कंडीशन है जिसको अभी हम डिस्कस करते हैं। जब एक जानकारी रिपीट हो जाती है तब तो हमने क्या किया कि एक कॉलोनी में जाकर के हमने एक सर्वे किया कि फैमिली कौन सी एज ग्रुप वाली फैमिलीज वहाँ रहती हैं। तो यहाँ पर हमको एक फैमिली मिली और यहाँ था एज ऑफ फादर। तो हम एक फैमिली में गए, वहाँ जो फादर का एज था फर्स्ट नंबर की फैमिली में, वहाँ फादर का एज था 31 ईयर। और दूसरा जो जानकारी हमने वहाँ पर किया वो किया एज ऑफ सन। तो हम जो फैमिली नंबर 1 में गए जहाँ पर कि 31 ईयर का फादर था, तो वहाँ एज ऑफ सन था 4 ईयर्स। हम किसी दूसरी फैमिली में गए तो वहाँ पर एज ऑफ फादर मिला 25 ईयर्स और वहाँ सन का एज मिला 2 ईयर्स। हम किसी तीसरी फैमिली में गए, वहाँ एज ऑफ फादर मिला 35 ईयर्स और वहाँ पर एज ऑफ सन मिला 2 ईयर्स। एक और फैमिली में गए तो वहाँ पर एज ऑफ फादर हमें मिला 40 ईयर्स, एज ऑफ सन मिला 10 ईयर्स। एक और फैमिली में गए, वहाँ पर एज ऑफ फादर मिल गया 35 ईयर्स और वहाँ पर एज ऑफ सन मिला 8 ईयर्स। एक और फैमिली में गए, वहाँ पर एज ऑफ फादर फिर से 35 ईयर मिल गया,
लेकिन यहाँ पर एज ऑफ सन अब की बार जो हमें मिला है ये मिला है 9 ईयर्स। तो हम अलग अलग जगह की फैमिलीज़ में गए और हमने अलग अलग फैमिलीज़ में एरिया वाइज लोकेलिटी मालूम करा। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर आपको ये डेटा मिला है तो एक नंबर एक बार ना आकर के एक से ज़्यादा बार का आने का ट्रेंड फिलहाल बना हुआ है। तो ये प्रकार की कंडीशन का नाम है रिपीटेशन, यानी एक इन्फॉर्मेशन रिपीट हो रही है। यहाँ स्टूडेंट ये सीख लेना जरूरी है कि जब रिपीटेशन की बात चलती है तो अपनी अपनी सीरीज में चलती है। मतलब जैसे कि कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ रही है तो यहाँ 35, यहाँ भी 35, यहाँ भी 35, तो ये तो रिपीटेशन है। लेकिन 35 अगर इधर की सीरीज में आ रहा होता तो इस 35 का रिपीटेशन से इससे कोई देना लेना नहीं था, या इधर का कोई नंबर इधर में रिपीट हो तो अभी कोई मतलब नहीं था। तो यहाँ रिपीटेशन की बात चल रही है, तो एक नंबर कितनी बार आ रहा है उसकी बात चल रही है। अब हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन एज ऑफ फादर, एक इन्फॉर्मेशन एज ऑफ सन, दो इन्फॉर्मेशन हो गई। अब इस इन्फॉर्मेशन में हम यहाँ से अब जो नेक्स्ट वर्किंग करेंगे इसमें एस्टिमेट करेंगे R1। R1 का मतलब है कि कितनी कितनी रैंक हम यहाँ पर देने वाले हैं। जब R1 देंगे तो फादर की एज ग्रुप में से देंगे, तो फादर की एज ग्रुप में से रैंक दीजिए भाई। तो सबसे पहली जो सबसे सीनियर पर्सन है यहाँ पर कॉलोनी में ये है पर्सन 40 ईयर्स का, तो इनको मिल गई रैंक 1। रैंक 1 में तो कुछ झंझट है ही नहीं, फर्स्ट रैंक सबसे ज़्यादा एज ग्रुप की वजह से मिली। अब जो नेक्स्ट वाला जो परिवार है उसमें रैंक देनी है। तो सेकंड वाले परिवार में प्रॉब्लम क्या है कि सेकंड वाला जो हाईएस्ट स्कोरर है वो 35, 35 और 35। अब की बार जो 35 आ रहा है वो कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है। तो ये लोगों को अगर हम रैंक दें अलग अलग तो वास्तव में हमें रैंक मिलनी चाहिए सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्यों? क्योंकि फर्स्ट रैंक तो हम दे चुके, तो अब जो अगली रैंक देंगे वो कौन सी देंगे? सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब पता करना है कि हमें सेकंड रैंक किसको मिलेगी, थर्ड किसको मिलेगी, फोर्थ किसको मिलेगी। तो हम क्या करेंगे कि इन तीनों को प्लस कर देंगे। तो सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ और डिवाइड में आएगा 3। अब की बार डिवाइड में 3 क्यों आया? क्योंकि ऊपर जो रैंक नंबर्स थे वो 3 लोगों के नंबर्स थे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो तीनों को टोटल कर लीजिए, दिस इज 9 और 9 डिवाइड बाय 3। इसका मतलब अब की बार इन तीनों ही लोगों को थर्ड रैंक मिलेगी। तो ये रैंक इसको मिल गई थर्ड और इसको भी रैंक मिल गई थर्ड और इसको भी रैंक मिल गई थर्ड। लेकिन यहीं पर सवाल गलत होता है। आगे ध्यान रखने की बात यह कि अब जो अगले वाले कैंडिडेट को रैंक मिलेगी वो रैंक 4 नंबर तक की रैंक दी जा चुकी है। तो अब जो अगला कैंडिडेट आएगा हमारी लिस्टिंग में उसको रैंक मिलेगी 5। तो 5 नंबर की रैंक इसको मिलेगी, 31 वाले को इसको रैंक मिल गई 5 और इसको रैंक मिल जाएगी 6। क्यों ऐसा हुआ? अगर आप गौर से देखोगे तो इस पूरी सीरीज में सेकंड रैंक किसी को नहीं मिली, फोर्थ रैंक किसी को नहीं मिली, और बाकी लोगों को कितनी कितनी रैंक मिली? 2, 3, 4। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे को जो रैंक मिल रही थी वो फर्स्ट सीरीज चल रही थी। मैं एक बार ये रैंक आपको ड्रॉ करके फिर बताता हूँ दोबारा से, जिससे कि आपको अगर कुछ चीज़ नहीं समझ में आई होगी तो भी आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं R1, यानी रैंक कौन से मेंबर को कितनी कितनी कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो R1 निकाले जाने के पर्पज से हमें पता करना है तो हाईएस्ट स्कोरर फर्स्ट सीरीज में कौन है? 40 है, तो 40 को मिल जाएगी फर्स्ट रैंक। अब जो रैंक आगे दी जानी है वो कौन सी रैंक दी जानी है? 3 लोगों में एक जैसे नंबर है, तो अब जो रैंक मिलनी है वो मिलनी है सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, और 3 मेंबर है इसलिए डिवाइड बाय 3 और इन तीनों को आपस में प्लस कर देंगे। तो ये टोटल हो जाएगा 9 और ये डिवाइड बाय 3, तो रैंक मिल जाएगी थर्ड। तो इस वाले पर्सन को मिल गई थर्ड रैंक, इस वाले पर्सन को मिल गई थर्ड रैंक और इस वाले पर्सन को मिल गई थर्ड रैंक। तीनों लोगों को एक एक रैंक करके थर्ड रैंक तक बात यहाँ बन गई। अब जैसे ये रैंक की बात बनी 1, 2, 3 थर्ड रैंक यहाँ पर आ गई, तो अब जो नेक्स्ट वाली रैंक है उसका नाम क्या बनने वाला है? फोर्थ रैंक, अगला वाला नेक्स्ट वाला रैंक। तो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ 3 रैंक दे चुके, तो अब जो रैंक देनी है वो कौन सी रैंक देनी है? 5। तो 5 नंबर की रैंक किसको मिलेगी? 31 को मिलेगी, और 6 नंबर की रैंक किसको मिलेगी? 25 को 6 रैंक मिल जाएगी। अब जो नेक्स्ट नंबर का काम होना है उसमें क्या होना है? R2। तो R2 यानी कि रैंक 2, तो रैंक 2 जो दी जाएगी वो कहाँ से दी जाएगी? सेकेंड वाली सीरीज में से रैंक 2 काउंट होगी। तो अब की बार हाईएस्ट स्कोरर कौन है भाई? 10, तो हाईएस्ट स्कोरर इसको मिल जाएगी रैंक 1। अब के बाद सेकंड हाईएस्ट स्कोरर कौन है? 9, इनको मिल जाएगी रैंक 2। थर्ड हाईएस्ट स्कोरर कौन है? 8, इनको मिल गई रैंक 3। अब फोर्थ हाईएस्ट स्कोरर कौन है? तो वो तो 4 ही है।
अब दो लोगों में टाई अप हुआ है, दोनों को बराबर बराबर की रैंक मिली है, तो कहां तक की रैंक बढ़ चुकी है? 4 नंबर तक की रैंक बढ़ चुकी। तो अब जो अगला कैंडिडेट आएंगे, ये दोनों लोगों में प्रॉब्लम है, तो इनको कायदे से अलग अलग रैंक अगर देते तो कौन सी रैंक देते? एक को रैंक देते हम 5 और एक को रैंक देते 6। तो डिस्प्यूट 5 और 6 में तो है, तो 5 + 6 एंड दिस टू बी डिवाइडेड बाय 2, तो वैल्यू कितनी बन गई? 5.5। तो अभी क्या करेंगे कि इसको भी रैंक मिलेगी 5.5 और इसको भी रैंक मिलेगी 5.5। अब इस केस में 6th रैंक किसी को भी नहीं मिलेगी और 5 रैंक भी किसी को नहीं मिलेगी। ये तो हमारा तरीका हुआ रैंक इसमें देने का। ये तरीका पुराने वाले पैटर्न से थोड़ा सा अलग है। अब इसमें नेक्स्ट नंबर पे आता है डी। तो डी तो पहले भी निकाला था, वही तरीका अब है, और डी निकालने का मतलब है R1 - R2। R1 में से R2 माइनस कर देंगे, डिफरेंस कर लेंगे। डिफरेंस कीजिएगा था, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो ये तो हो जाएगा 1। 6 में से 5.5 माइनस कर देंगे 0.5। 3 में से 5.5 माइनस कर देंगे माइनस का 2.5। यहाँ बच जाएगा 0, यहाँ बच जाएगा 0, तो यहाँ बच जाएगा 1। बात तो क्लियर होती है ना? तो अब इसके बाद नेक्स्ट ब्लॉक बनाया जाएगा और नेक्स्ट ब्लॉक है डी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, 0.5 है, स्क्वायर कर लेंगे, ये हो जाएगा 0.25। 2.5 है, स्क्वायर करेंगे, इट हो जाएगा 6.25। आपको पहले की वीडियो में ही बताया था कि माइनस का नंबर हो उसका स्क्वायर करा जाए, पॉजिटिव नंबर उसका स्क्वायर किया जाए, आंसर पॉजिटिव में आता है स्क्वायर का। 0 है, स्क्वायर करेंगे तो 0 ही रहने वाला है, एक और 0 रहने वाला है, 1 रहने वाला है। टोटल कर लेंगे, दैट टोटल इज कॉल्ड समीशन डी स्क्वायर। समीशन डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी बन जाएगी भाई? 6.25 और 0.25, 6.5, 7.5 और 8.5, तो यहाँ का टोटल बना 8.5। समीशन डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 8.5। स्टूडेंट्स, यहाँ तक का वर्क तो हमारा सिंपल, जो उसने पहले किया था वैसे ही अब कर लिया, उसमें कोई नई बात नहीं। अब इसके आगे जो वर्क करना है, इसमें हमें रैंक रिपीटेशन के केस का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा वो मैं आपको अभी दोबारा से समझा रहा हूँ। इसके लिए थोड़ा सा स्पेस मुझे खाली करना है, तो मैं स्पेस इसमें हटा रहा हूँ। हटा दूँ या आगे का लिख दूँ इसमें? चलो आगे लिख लेते हैं, यहाँ भी स्पेस में काम बन जाएगा, स्पेस तो उधर भी काफ़ी है। तो अगर हम इस वर्किंग में आगे वर्किंग करेंगे तो कैसे काम बनने वाला है, इस पर ध्यान दीजिए। इस सीक्वेंस ऑर्डर में अब यहाँ फॉर्मूला लगेगा, दैट इज कॉल्ड R। जो फर्स्ट वाला R है दैट इंडिकेट कोरिलेशन, और जो छोटा वाला R है वो इंडिकेट करता है रैंक। तो R। अब इस R की वर्किंग में फॉर्मूला क्या लगेगा? तो फॉर्मूला है 1 - 6 ब्रैकेट स्टार्ट समीशन डी स्क्वायर अपॉन n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। यहां तक के फॉर्मूले में स्टूडेंट्स कोई चेंज नहीं है, ये फॉर्मूला वैसा ही है जैसा आपने पहले सीखा था, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन यहां से आगे फॉर्मूले में जरा सा चेंज आएगा, जरा सा एडिशन आएगा, चेंज नहीं आएगा, एडिशन आएगा। अब एडिशन कैसे आएगा? तो हमारे पास एक सेट है, सेट का नाम है 1/12 m³ माइनस m। ये एक सेट है, और इस तरीके के कितने भी सेट जरूरत के मुताबिक फॉर्मूले के आगे में ऐड किए जा सकते हैं। तो ये कितने सेट आगे ऐड होंगे, ये चीज इस बात पर बेस करती है कि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर में ओवरऑल रिपीटेशन कितनी बार हुआ। तो हमारे यहाँ जो सवाल था उसमें एक बार तो रिपीटेशन है 35, 35, 35, तो एक बार तो रिपीटेशन हुआ 35, 35, 35, तो एक रिपीटेशन तो ये वाला है। और एक बार का रिपीटेशन है 2 और 2, यानी पहली सीरीज में एक बार रिपीटेशन और दूसरी सीरीज में एक बार रिपीटेशन, तो पूरे सवाल में कितनी बार रिपीटेशन? 2 बार। अब 2 बार का रिपीटेशन तो 1/12 m³ माइनस m, ये इन्फॉर्मेशन 2 बार यहाँ पर आगे आ जाएगी। तो ये इन्फॉर्मेशन 1/12 m³ माइनस m आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 1/12 m³ माइनस m, और फिर से एक बार प्लस 1/12 m³ माइनस m, ब्रैकेट क्लोज। ये पूरा फॉर्मूला यहाँ तक पहुँच गया। थोड़ा फॉर्मूला बड़ा हो गया लेकिन टिपिकल नहीं है, आसान है। फॉर्मूले की बेसिक बात वही है, 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर, वो तो पहले भी था विदाउट रिपीटेशन में, अपॉन में n इंटू n स्क्वायर माइनस 1, इसमें भी कोई चेंज नहीं, ये भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही। आगे इन्फॉर्मेशन है 1/12 m³ माइनस m। तो ये 1/12 m³ माइनस m की जो डिटेल आ रही है, ये जानकारी जो हम लोग कर रहे हैं, ये कितनी बार एक इन्फॉर्मेशन रिपीट करी जाएगी?
जितनी बार ये पूरी सवाल के अंदर रैंक का रिपीटेशन होगा। तो रैंक का रिपीटेशन 35 35 35, एक बार का रिपीटेशन तो ये हुआ, दूसरा रिपीटेशन था 2 और 2, तो पूरे सवाल में टोटल 2 बार रिपीटेशन हुआ, तो 2 बार ये वाला सेट एप्लीकेबल हो गया। ये सेट केवल तब रिपीट होंगे, तब आएंगे जब हमारी वो फ्रीक्वेंसी उसके अंदर रिपीट होगी, और जितनी बार पूरी सीरीज में रिपीट हो जाएगी उतनी बार आ जाएंगे। सपोज यहाँ पर जैसे 2 और 2 था, सपोज यहाँ पर इस वाले 8 की जगह एक बार 8 और होता, तो यहाँ पर एक रिपीटेशन 8 और 8 का भी हो जाता, तो एक बार वाला सेट फर्दर क्वेश्चन में अवेलेबल हो जाता। तो स्टूडेंट्स ये तो आपने सीखा फॉर्मूला। अब फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुटअप करना और आंसर निकालना। तो आंसर के पर्पज से इक्वल अपनी जगह है, 1 अपनी जगह, -6 सिग्मा डी स्क्वायर। तो सिग्मा डी स्क्वायर था हमारे पास, समीशन डी स्क्वायर 8.5 प्लस, अब है 1/12, ये भी सही है। अब है एम का मतलब है मेंबर्स जिनमें रिपीटेशन है, मेंबर्स जिसमें प्रॉब्लम्स हैं। तो फर्स्ट वाले केस में मेंबर्स जिनमें रिपीटेशन हुआ है 1, 2 और 3 मेंबर्स थे जिनमें रिपीटेशन हुआ। तो यहां पर था एम की वैल्यू हो गई 3, और 3 का आ गया क्यूब और माइनस का 3। अब की बार ये m की वैल्यू 3 क्यों आई है, क्योंकि फर्स्ट सीरीज 35 35 35 की वजह से आ रहा था, और 3 लोगों में मेंबर रैंक रिपीट हो रही थी। 1 - 6 8.5 प्लस 1/12 m क्यूब माइनस m। सेकेंड नंबर का सीक्वेंस ऑर्डर और फॉलो करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1/12। अब की बार जो m है मेंबर्स, इसमें सेकंड सीरीज में से 2 और 2 आ रहा है, तो 2 बार का रिपीटेशन है। अब की बार m की वैल्यू हो गई 2, और 2 का कर लेंगे क्यूब माइनस का 2, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, और ओवरऑल अपॉन में आ जाएगा n कितना बनता है भाई, 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 6 है। 6 अपनी जगह पर आ गया, 6 का स्क्वायर, तो दिस इज 36 - 1। सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये तो हो जाएगा 1 - 6, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे तो 8.5, इट इज 8.5, एंड देन इसके अंदर से हम प्लस कर लेंगे। अब जरा सा यहाँ समझाने के लिए मैं डिटेल कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ये डिटेल था हमारे पास में वर्किंग नोट में 1/12, वहाँ लिखा है 3 क्यूब -3, हमने इस सेट को समझाने के लिए यहाँ लिख लिया। यहाँ 3 क्यूब है, 3 क्यूब का मतलब होता है 3 × 3, और जो कुछ भी ये आएगा × 3, तो 3 × 3 9, और 9 × 3 27। तो 27 तो वैल्यू बन गई पहले वाले की, तो ये तो हो गया 1/12, इट शुड बी 27 - 3, तो ये हो गया 1/12 × 24। 24 नहीं समझ में आई, 24 यहाँ पर होगा 12 2 जा 24। तो इस पूरे ग्रुप की वैल्यू कितनी निकल करके आ गई, 2। इस पूरे ग्रुप की वैल्यू 2, तो यहाँ पर प्लेस कर देंगे 2। ये पूरे सेट की वैल्यू 2 समझ में आ गई। 2 हमने कैसे कैलकुलेट नीचे शो किया है। नेक्स्ट नंबर पर हम इसको यहाँ से हटा रहे हैं, और अगला वाला ग्रुप हमें और प्लेस करना है। तो अगले वाली ग्रुप की वैल्यू है इसके अंदर में, वो है हमारे पास में 1/12 2⁻3, तो 2⁻3 माइनस का 2। अब ये 2⁻3 है, इसका मीनिंग क्या बनता है, तो ये बनता है 2 × 2 × 2, 2 × 2 4, और 4 × 2 8। ये तो बन गया 8 - 2। तो यहाँ का जो वैल्यू हमारे पास बनता है वो वैल्यू आती है 1/12 8 - 2। ये वैल्यू कितनी बन गई, 1/12 × 6, तो 6/12 हो गया। तो वैल्यू कितनी बन जाएगी इसकी, 0.2 0.5। तो यहाँ पर अगली वाली वैल्यू का जो सेट बनना है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.5 अपॉन, ये 6 अपनी जगह पर है, और मल्टीप्लाई में 35। यहाँ तक की बात में अगर कुछ भी कंफ्यूजन है तो जरूर से कमेंट बॉक्स में इंफॉर्मेशन लिखिए, और बात को दोबारा समझाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन हर चीज़ को बिल्कुल क्लियर डिफाइन कर दिया गया ताकि कंफ्यूजन इसमें ना रह जाए। तो अभी मैं स्टूडेंट्स, हमने जो वर्किंग सीक्वेंस फॉलो किया है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, फॉर्मूला बिल्कुल वही पहला जैसा ही है, कोई चेंज नहीं हुआ, सिवाय इस बात के कि जितनी बार पूरे क्वेश्चन के अंदर रिपीटेशन हुआ उतनी बार 1/12 m³ - m का सेट इन्वॉल्व हुआ। m का मतलब है मेंबर्स जिसमें रिपीटेशन हो रहा है, तो पहली बार रिपीटेशन हो रहा है 3 लोगों में, अगली बार रिपीटेशन हो रहा है 2 लोगों में, तो फॉर्मूला हमारा उसी अकॉर्डिंग चल रहा है। सॉल्व करके वैल्यू बता दी गई। सॉल्व करेंगे आगे का क्वेश्चन, यहाँ पर हो गया 1 - 6। अभी यहाँ पर है 8.2 8.5 और 8.5 + 2 10.5, और 10.5 + 0.5, तो अंदर का तो वैल्यू बन गई आपकी 11 समझ में आ गए। 8.5 और +2 10.5, और +0.5 11,
और अपॉन में नीचे आ जाएगा 6 × 35। ये नंबर्स हैं, सॉल्व करेंगे इसको। सॉल्व करने के पर्पज से यहाँ पर था हमारे पास में 1 - 6 × 11 और अपॉन में 6 × 35। ऊपर वाला 6 और नीचे वाला 6 डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास जो यहाँ इसका आगे का ट्रेंड मैं यहाँ कर रहा हूँ, ये हो गया 1 - 11/35। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो 35 में से 11 माइनस कर दीजिए, 24/35। सॉल्व कर लेंगे इसको, कितना बन जाएगा एक बार चेक कीजिएगा। तो 24/35, तो कितनी बार ये कैंसिल आउट हो पा रहा है इसको चेक कीजिए। 35 6 0. ये बन रहा है 0.68। ये क्या ये नंबर अब की बार पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इस बार जो हमारा कोरिलेशन निकल करके आया है, ये इंडिकेट करता है कि ये पॉजिटिव कोरिलेशन इन दो चीज़ों के अंदर में है। तो स्टूडेंट ये हमारा आंसर हो गया और इस आंसर का नाम हो गया 0.68। तो फाइनली आपको आंसर समझ में आ गया कि कैसे कैलकुलेट होना है, और ये समझ में आ गया कि स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन में अगर रैंक रिपीट होती है तो उस सीक्वेंस में क्वेश्चन को आपको कौन सी तरीके से अटेम्प्ट करना है, पैटर्न क्या रहने वाला है। कोरिलेशन एक इंपॉर्टेंट वर्किंग है जो केवल और केवल ये बताने में हेल्प करती है कि आपके पास जो डिटेल है उसमें कोई एक जानकारी दूसरी जानकारी से एसोसिएट है, लिंक है या नहीं है, और अगर लिंक है तो कितनी लिंक है, वो जानकारी यहाँ पे कंफर्म हो पाती है। दिस इज कॉल्ड कोरिलेशन। तो आपने अभी में 3 मेथड्स थे कोरिलेशन ड्रॉ करने के, एक था स्कैटर डायग्राम, एक था कार्ल पियर्सन्स और एक है हमारे पास स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। तो हमने जो अभी बात किया है वो बात किया है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन की। आज जो पहले वाला वीडियो था कल वाला, उसमें हमने डिस्कस कर लिया था स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन विदाउट रिपीटेशन, और आज जो हम डिस्कस किए हैं वो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन विद रिपीटेशन का केस कंसीडर किया। तो स्टूडेंट्स ठीक है, आगे की वीडियोस में हम आगे के लेक्चर्स और डिस्कस करते रहेंगे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज शेयर कंपल्सरीली। So thanks students for watching this video.